Schmidt lives in Germany. He earns around 4,000 US dollar and pay an income tax of 40%. Juan lives in Spain, earn $3,000 and pay 45%. Alberto in Italy, he earned 2,500 and pay 38%. I pay 8 to 10% of income tax. Why is there such a huge gap? Hey, this is Lost in Heaven और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों स्विट्जरलैंड में इनकम टैक्स इतने कम है। अब इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन है ये थोड़ी फैक्ट के आसपास है। इट डिपेंड्स वेयर यू लिव इन दिस कंट्री और स्टेट टू स्टेट टैक्स थोड़े डिफरेंट है, लेकिन ऑन एवरेज हम लेके चलते हैं 8 to 10% जो कि नॉर्मल हम जैसे लोग पे करते हैं एज एन इनकम टैक्स। अमीरों की बात अलग से। पॉइंट नंबर 1, एवरीवन पेज। नाउ आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी कंट्रियों में ये रहता है, बेसिकली इंडिया में भी ये है कि अगर आपकी सैलरी एक थ्रेशहोल्ड से नीचे है तो आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई थिंक इंडिया में 3.5 लाख के करीब है। जर्मनी, इटली, स्पेन में भी सेम आइडिया है। बेसिकली जर्मनी में शायद 9,000 आपकी अगर यूरो सैलरी है पूरे साल की तो उससे नीचे आपको टैक्स देना नहीं पड़ता। स्पेन में टैक्स थोड़ा कम लगता है कम सैलरी पे, और इटली पे भी वही सेम है। स्विट्जरलैंड में लेकिन सब के सब जो भी काम कर रहे हैं एंड एवरीवन हु रिसीव्स अ सैलरी और अ पेमेंट ऑफ सम काइंड नीड टू पे दिस टैक्स। अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज तो ऑफकोर्स ये है कि कोई अगर किसी की फैमिली है और उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है तो इससे उसको ये फ़र्क पड़ता है कि उसको टैक्स तो देना ही पड़ता है चाहे उसकी सैलरी कम हो या ज़्यादा। इससे उन लोगों को ज़्यादा नुकसान है जिनकी सैलरी काफ़ी कम है स्विट्जरलैंड में, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने में उनको ज़्यादा मुसीबत आती है। इसका एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट को आसानी है क्योंकि एवरीवन पेज द टैक्स, सबके सब पे कर रहे हैं तो एक सीधी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि जो भी काम करेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, देयर हैज बीन नो वॉर सिंस अ व्हाइल। अब आपने सुना होगा वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, बड़ी इकोनॉमियाँ की यूरोप की जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और इटली मोरलेस नेस्तनाबूद हो गए थे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में, और उसके आगे चल के स्विट्जरलैंड लेकिन क्योंकि न्यूट्रल रहा था और वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं रहा था तो यहाँ की कंट्री पे बेसिकली इकोनॉमी में इतना दबाव नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ना कोई डिस्ट्रक्शन हुआ, ना कोई लड़ाई हुई, कोई सिविल अनरेस्ट नहीं हुआ है काफ़ी सालों से, या फिर बहुत ही स्टेबिलिटी रही है कंट्री में। इससे क्या फ़र्क पड़ा है कि बेसिकली गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स नहीं चार्ज करना पड़ता रेजिडेंट्स को किसी चीज़ में, जैसे वॉर के लिए या फिर कोई चीज़ बनाने के लिए, जो कि जर्मनी और बाकी सारी बड़ी कंट्रियों में करना पड़ा था पहले। पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज द टैक्स। यस, ये सच्चाई है कि गवर्नमेंट अपने आप से टैक्स नहीं बढ़ा सकती। बेसिकली स्विट्जरलैंड का एक कॉन्सेप्ट है जिसे कैसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसके तहत अगर ये कोई भी लॉ लाती है पार्लियामेंट में तो रेफरेंडम जाता है सारे स्विस सिटीजन्स के पास। तो अब बेसिकली आप लोगों को पता ही है, अब किसी के पास वोट आएगा कि हम टैक्स बढ़ाएंगे तो हाँ बोलेगा कि ना, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द पब्लिक विल से नो, यू नो, या फिर जब तक उनको ऐसा लगता नहीं कि टैक्स बढ़ाना चाहिए। देयरफॉर ये भी है कि काफ़ी सालों से टैक्स मोर और लेस फिक्स रहा है और काफ़ी कम रेट पे रहा है कंपेयर करें अगर स्विट्जरलैंड को इसके नेबर से। तो जर्मनी, फ्रांस और जो भी बड़ी इकोनॉमी है उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी ताकतवर है, जैसे कि इंडिया का हिसाब है, तो वो डिसाइड करते हैं अपने हिसाब से कितना टैक्स बढ़ाना है, कितना टैक्स घटाना है, वो डिपेंड करता है उनका बजट कैसा चल रहा है, तो उनके लिए वो थोड़ी ज़्यादा आसानी है कंपेयर टू स्विट्जरलैंड। पॉइंट नंबर 4, हेल्थ केयर। अब शायद आपको ये जान के थोड़ी हैरानी हो सकती है कि हेल्थ केयर स्विट्जरलैंड में फ्री नहीं है। जर्मनी चले जाओ, अपना फ्रांस चले जाओ, इटली चले जाओ, या फिर यूके का आपने काफ़ी सुना होगा, NHS करके एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की जिसके तहत सबको हेल्थ केयर फ्री में मिलता है। तो अगर आपको कोई भी बीमारी हुई, कुछ भी हो और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा तो आपको वहाँ पे इन कंट्रीज़ में पैसे नहीं देने पड़ते। अब इन सब का खर्चा कौन उठाता है? ऑफकोर्स इन सब का खर्चा उठाती है स्टेट। अब क्योंकि स्टेट इतना खर्चा उठाती है तो ऑफकोर्स उसके हिसाब से वो टैक्स चार्ज करते हैं और इससे वो पे करते हैं अपना हेल्थ केयर का खर्चा। स्विट्जरलैंड में एक्चुअली हेल्थ केयर फ्री नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट है कि यहाँ पे सबको इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बाय लॉ इट इज़ मैंडेटरी। अब सारी इंश्योरेंस कंपनी जो भी ये प्रोवाइड करती हैं सारी प्राइवेट है, तो गवर्नमेंट का कुछ भी उंगली नहीं है कहीं भी बीच में, एवरीथिंग इज प्राइवेटाइज, तो कंपटीशन ठीक ठाक है। ऊपर से बेसिक इंश्योरेंस सबका सेम है तो सबको सेम इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन ये एक चीज़ है कि एक फ्रेंचाइज होती है कि एक हद तक होता है जहाँ के बाद इंश्योरेंस आपका पड़ता है। अब मेरी फ्रेंचाइज जैसे है 2,500 स्विस फ्रैंक। अब इससे ऊपर का अगर मैं खर्चा करूँगा तब जाके इंश्योरेंस पे करेगा एक साल में, अगर इसके अंदर अंदर मेरे को खुद से पैसे देने पड़ेंगे। नॉर्मली
नॉर्मली महीने में हम पे करते हैं, अगर आप 25 से 30 साल के हैं तो 350 फ्रैंक्स यू नीड टू पे टुवर्ड्स दिस इंश्योरेंस। और अगर आपको फ्रेंचाइज अपना कम लाना है 2500 से तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, इंडिपेंडेंट चाइल्ड केयर एंड सर्विसेज। अब काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्री में चाइल्ड केयर आपको फ्री में मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आपका सब्सिडाइज रहता है गवर्नमेंट की तरफ से। स्विट्जरलैंड में ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ के लिए आपको खुद से पैसे देने पड़ते हैं। तो चाइल्ड केयर अगर हम देखें तो उसको 2 बजे के करीब स्कूल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी रहती है बच्चे को जो भी संभाले। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात कर लें तो अगर आपको बर्न से ज्यूरिख जाना पड़ा, जो कि 1 घंटे के अराउंड आपको टाइम लगेगा, उसके लिए आपको पे करने पड़ सकते हैं 40 से 50 फ्रैंक, जो कि अराउंड $60। सो अब ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडाइज नहीं है तो लोगों को इतने पैसे देने पड़ते हैं। बाकी सारी कंट्री में आपको $1-2 में आप आराम से यहाँ वहाँ जा सकते हैं, ट्रैम वगैरह में, जैसे जर्मनी फॉर एग्जाम्पल हो गया, फ्रांस हो गया। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है ट्रांसपोर्टेशन को, और बाकी सारी सर्विसेज को या तो उनकी खुद की मोनोपोली है जो कि पब्लिक सेक्टर जैसे इंडिया में है, इंडियन रेलवेज हो गया, एयर इंडिया तो एयर इंडिया हो गया, और बाकी सारे जितने भी हैं। पॉइंट नंबर 6, हेडक्वार्टर ऑफ बिग मल्टीनेशनल्स। स्विट्जरलैंड वैसे कहने के तो काफ़ी छोटी कंट्री है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं। अब जैसे कि नोवार्टिस हो गया, नेस्ले हो गया, रोश हो गया, या फिर ज्यूरिख इंश्योरेंस, क्रेडिट स्विस, यूबीएस, बड़े बड़े बैंक। अब इससे ये क्या होता है कि कॉर्पोरेट टैक्स काफ़ी अच्छा मिलता है गवर्नमेंट को, और इससे ऑफकोर्स गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है कि अपने रेजिडेंट्स पे इतना ज़्यादा भार ना रखें, और ऑफकोर्स इन मल्टीनेशनल से सीधे इनके कॉर्पोरेट टैक्स से रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, हाई सैलरी। अब क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो ऑफकोर्स लोग भी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, तो अब उससे ये होता है कि क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हाई स्किल्ड लोग काम करते हैं और मोस्टली सबकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स वो पे करते हैं गवर्नमेंट को ज़्यादा। और क्योंकि कंट्री ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड है और इतने सारे लो स्किल्ड लोग यहाँ पे काम नहीं करते, तो इनसे गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है कि वैसे इनका टैक्स जनरेशन आराम से हो जाता है, और क्योंकि हर कोई टैक्स देता है तो उससे भी फर्क पड़ता है ऑफकोर्स। पॉइंट नंबर 8, कल्चरली स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन इतनी डिपेंडेंट नहीं है स्टेट पे। कंपेयर करें अगर इसके नेबर से, तो यहाँ की कल्चरली ये अच्छा नहीं माना जाता कि गवर्नमेंट से पैसे लें, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हेल्प हो। बेसिकली लोग काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पसंद करते हैं और अपना ख्याल खुद रखना पसंद करते हैं स्विट्जरलैंड में। मोस्ट लोग यही प्रीफर करते हैं कि वो खुद से काम करें या फिर अपने आप को एजुकेट करें, क्योंकि एजुकेशन भी ऑफकोर्स काइंड ऑफ सब्सिडाइज है और काइंड ऑफ फ्री है। मैं फ्री तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काइंड ऑफ सब्सिडाइज है। तो ऑफकोर्स अपने आप को एजुकेट करें और काम खुद से करें और स्टेट पे इतना डिपेंडेंट ना रहें। और क्योंकि काफ़ी अर्ली स्टेज से ये लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो इससे ऑफकोर्स हेल्प रहती है स्टेट को, उन पे ज़्यादा दबाव ना हो इन टर्म्स ऑफ सोशल, इन टर्म्स ऑफ टू पे एनीथिंग बैक टू देयर रेजिडेंट्स। पॉइंट नंबर 9, अब स्विट्जरलैंड माना जाता है टैक्स हेवन, माना जाता था टैक्स हेवन। एक्चुअली 5-6 साल से पहले काफ़ी सारा पैसा दुनिया भर से यहाँ पे आता था, क्योंकि यहाँ के प्राइवेट जो लॉज है या फिर प्राइवेसी लॉज हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते थे इन लोगों को कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ ये लोग बात नहीं करते थे इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग द टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब जो भी जितने भी पैसे अपने यहाँ पे डाल रहे थे उससे जनरेट हो रहा था रेवेन्यू स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज स्विट्जरलैंड वॉज कंसिडर्ड अ सेफ हेवन, इट वॉज नॉट नेसेसरी टू इंक्रीज द टैक्सेस। Point number 10, Switzerland was able to brand itself as an exclusive country. अब इन टर्म्स ऑफ अगर आप EU देख लीजिए तो स्विट्जरलैंड EU के साथ नहीं है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। अगर कोई यूरोप घूमने जाता है तो यूरोप घूमने जाता है, फिर स्विट्जरलैंड घूमने जाता है। अगर आप चॉकलेट खरीदेंगे तो या तो आप चॉकलेट खरीदेंगे या आप स्विस चॉकलेट खरीदेंगे। अगर आप कोई घड़ी खरीदेंगे या तो आप कोई घड़ी खरीदेंगे या तो स्विस वॉच खरीदेंगे। तो ये एक्सक्लूसिविटी कहेंगे इसको कि स्विट्जरलैंड ने अपना ब्रांड पे ऐसा नाम बनाया है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देते हैं सिर्फ उस नाम से जुड़ने के लिए। और ऑफकोर्स इसका फ़ायदा यही नहीं है कि स्विट्जरलैंड सिर्फ चॉकलेट ही एक्सपोर्ट नहीं करता, पर बेसिकली काफ़ी जो प्रिसिशन रिलेटेड टूल्स हो गए या फिर काफ़ी बड़ी मशीनरी हो गई, वो भी स्विट्जरलैंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी के तहत इंपोर्ट करता है काफ़ी सारी कंट्रीज़ को। इससे काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, ऑफ कोर्स वेयर देयर इज रेवेन्यू देयर इज मोर मनी एंड द बजट कैन इजीली बी सस्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ इफ यू लुक फ्रॉम द स्टेट वाइज। तो इन कंक्लूजन स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्टेट की इतनी पावर नहीं है, जहाँ पे स्टेट इतनी उंगली नहीं करती सोसाइटी के बोलने पे या फिर सोसाइटी के चलने पे। ऑफ कोर्स इट मेक्स इट ईजियर बिकॉज एवरीवन इज बाय हिज ओन। ये थोड़ा डिफरेंट कल्चर है, सबको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। वैसे भी स्टेट इज देयर टू सपोर्ट द पीपल हु आर द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दे शुड पुश देयर फोकस टुवर्ड्स दोज पीपल। होपफुली दे डू इट, आई एम नॉट श्योर, लेकिन
बेसिकली फंडा यही है स्विट्जरलैंड का। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड गिव इट अ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं आपको मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।